अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान। मशरक़ वस्ती की फ़ज़ा में एक बार फिर बारूद की बू है, मगर इस बार गोलियों की गूंज के साथ साथ बयानिए का बगल भी बचा। ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही, बल्कि तहजीबों, इत्तेहादियों और जोग्राफियाई तवाज़ुन की जंग है, जिसके असरात तल अवीव से तेहरान से बीजिंग और मॉस्को तक महसूस किए जा रहे हैं। ईरान अब अपनी सरजमीन की हिफाजत से आगे बढ़कर मशरिक़ की क़यादत संभाल चुका है। ऐसा मशरिक़ जो अब आलमी मंजरनामे पर एक नजरियाती मुजाहमत का उन्वान बनकर उभर रहा है। इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के पास मजबूत अस्करी ताकत है, जदीद तरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, और इन दोनों के साथ ईरान के पीछे वो बयानिया खड़ा है जो मगरिब की इजारादारी को ललकार रहा है। हालिया हमलों में ईरान ने अपनी दिफाई क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया। ईरान की फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने इसराइली हमलों को कामयाबी से पसपा किया, जबकि ईरान के हाइपरसोनिक फातेह मिसाइलों ने इसराइल के उन ठिकानों को निशाना बनाया और इसराइल का दिफाई निज़ाम उन्हें रोक नहीं सका। बल्कि खुद अमेरिका तस्लीम कर रहा है कि इसराइल का फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उधर आलमी मंजरनामा भी मुस्तकिल करवटें ले रहा है। चीन ने इसराइली हमलों को बैनुल अक़वामी क़वानीन की सरी खिलाफ वर्जी करार दिया और ईरान के साथ मुकम्मल यकजहती का ऐलान किया। उधर रूस ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में इसराइल को मशरिक़ वस्ती में मुमकिना जौहरी तबाही का जिम्मेदार ठहराया और ईरान के दिफा को अपना उसूली मौक़िफ़ करार दिया। यूं मशरिक़ के दो बड़े आलमी खिलाड़ी ईरान के पीछे खड़े हो चुके हैं। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर तकरीबन पूरी अरब दुनिया भी इस वक्त इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ी नजर आ रही है। सऊदी अरब, कतर और इमारात ने इसराइली हमलों को गैर कानूनी और जालिमाना करार दिया है। गोया अब उम्मत का क्लासिकल तस्वुर एक अमली सूरत इख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है, जिससे इसराइल के खिलाफ सफबंदी तेज हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ यूरोपीय ममालिक ने अभी भी दोगला रवैया इख्तियार किया हुआ है। G7 ममालिक ने बहुत ढिठाई के साथ इसराइल के हमलों को उसका दिफाई हक करार दिया। यहां आपको बताएं कि पहला हमला इसराइल ने किया था। जर्मनी की चांसलर ने खुलेआम ईरान को धमकी दी है कि अगर मिसाइल हमले बंद न किए गए तो उसका जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया जाएगा। सफारती जुबान में एक बराह रास्त ऐलान जंग है, मगर दिलचस्प अमर यह है कि खुद यूरोपीय अवाम और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा तबका इसराइल के खिलाफ और फ़लस्तीनी और ईरानी मौक़िफ़ के साथ हम-आहंग होता जा रहा है। यूरोप के अवामी हल्कों में गूंजने वाली आवाज़ें अब उनके हुक्मरानों से मुख्तलिफ हो चुकी हैं। अमेरिका का मामला भी कुछ नाजुक है। सदर ट्रंप ने इंदिया दिया है कि अमेरिका इस जंग में शामिल हो सकता है, बल्कि बाज़ दिफाई माहिरीन तो यहाँ तक कहते हैं कि अमेरिका का इस जंग में शामिल होना तय है। ये ताख़ीर सिर्फ इसलिए हो रही है कि अमेरिका इस वक्त नफ़े और नुकसान का हिसाब लगा रहा है और प्रोज एंड कॉन्स देखने के बाद इस जंग में कूद जाएगा। अमेरिका ने ईरान से बगैर किसी शर्त के हथियार डालने का मुतालबा किया है, मगर साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी सालिसी की तजवीज़ को खुशदिली से कबूल किया है। इसी दौरान अमेरिका ने मशरिक़ वस्ती में दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर भी तैनात कर दिया है। गोया जंग का मैदान अब तैयार किया जा रहा है। इस जंग में एक तरफ अमेरिका का खौफ है, इसराइल की बदमाशी दाव पर लगी हुई है, दूसरी तरफ चीन और रूस के लिए खित्ते में अमेरिकी इजारादारी के खात्मे का ये अहम मौका है। तीसरा अहम पहलू जो है मुस्लिम ममालिक के दरमियान एक हम आहंगी की फ़ज़ा का पैदा होना है, जो हज़ार बातों की एक बात है। इन तीनों बातों को मिलाकर देखें तो ये सब कुछ इस बात का ऐलान है कि ईरान अब सिर्फ अपनी जंग नहीं लड़ रहा है, वो एक वसी तर मशरिक़ी बयानिए की जंग लड़ रहा है। ये जंग तहजीबी है, सिफारती है, अस्करी है। सबसे बढ़ करके ये जंग इस तासुर के ख़िलाफ़ है कि ताकत और हक़ सिर्फ मगरिब के पास है। मशरिक़ वस्ती की फ़ज़ा में एक बार फिर बारूद की बू है। इस बार गोलियों की गूंज के साथ साथ बयानिए का बगल भी बच चुका है और ये सिर्फ ईरान और इसराइल की जंग नहीं रही, अब ये इत्तेहादों का और जोग्राफियाई तवाज़ुन की जंग बन चुकी है। इसी बारे में हम मज़ीद बात करेंगे। एक ब्रेक की जानिब हमें जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और इसी पर मुख्तलिफ माहिरीन से उनकी राय जानेंगे। आप देखते रहिए। अब तक वेलकम बैक। हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कि ईरान और इसराइल की जंग तहजीबी है, सिफारती है और अस्करी है, लेकिन सबसे बड़ी जंग इस तासुर के खिलाफ है कि ताकत और हक सिर्फ मगरिब के पास है। इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद मेहदी साहब, माहिर बैनुल अक़वामी अमूर, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मेहदी साहब, हमने ये भी देखा कि मशरिक़ वस्ती में पिछले कई दहाइयों में, पिछले 5-6 दहाइयों में अगर देखा जाए तो कई जंगें हुई हैं, जिसमें सिर्फ एक बार ऐसा हुआ है कि अरब बराह रास्त इसराइल के सामने आए, और तकरीबन 4-5 दहाइयों के बाद ऐसा हुआ है कि इसराइल के बराह रास्त मुकाबले में कोई कौम खड़ी हुई है, ईरान। आपको ऐसा लगता है कि क्या अब भी मुस्लिम उम्मा को कोई दलील चाहिए मुत्तहिद होने के लिए, या इतना ही काफ़ी है? बिस्मिल्लाह। तो माँ के अंदर जो अपने माँ बाप और
تسلیم کرنا مہدی صاحب آپ کی آواز ہم تک ٹھیک طرح سے نہیں پہنچ پا رہی ہے، ہم ایک بار پھر آپ سے رابطہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جی۔ اس وقت کی صورتحال ہے، آپ جسے مسلم امہ کی بات کر رہے ہیں، مسلم امہ جو ہے وہ اس کے اندر اپنے بہت سارے بنیادی اختلافات ہیں، اور جس کی وجہ سے مسلم امہ کا ایک دشمن کے خلاف لڑنا یہ ایک مشکل کام ہے، اور اس کے لیے جو ہے وہ بنیادی طور پر جو ہے وہ آپ کے انہی لوگوں کو لڑنا پڑے گا جن پر جنگ مسلط کی جاتی ہے۔ ہم نے یہ پہلے کہا کہ جس وقت جو ہے وہ لڑائی جو ہے سیریا کے ساتھ ہوئی تو سیریا کو ہی لڑنا پڑا، تو میرا نہیں خیال کہ کیونکہ بہت سارے ایسے مسلمان ممالک ہیں جن کے ساتھ سفارتی تعلقات ہیں اسرائیل کے، تو انہوں نے مذمت تو ضرور کی ہے اور اسرائیل کو ایک ظاہر ملک کے طور پر بھی کہا ہے، لیکن وہ ممالک سارے کے سارے جو ہیں وہ اگر آپ یہ سمجھیں کہ متحد ہو کر ایران کے ساتھ لڑیں گے، یہ مشکل بات ہے۔ اچھا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ چین اور روس نے بھی سخت موقف اختیار کیا ہے، جس کے بعد امریکی صدر نے ایک معمولی سی ایک لچک دکھائی ہے تمام تر دھمکیوں کے باوجود؟ انہوں نے روسی ثالثی کا بڑا خیر مقدم کیا ہے کہ اگر روس اس میں بیچ میں آتا ہے، پیوٹن بیچ میں آتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہو جائے گا۔ تو آپ اس صورتحال کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، جہاں تک بات ہے روس اور چائنا کی، دیکھیں یہ دونوں بہت بڑے ملک ہیں اور ان کو اسرٹ کرنا بھی چاہیے، اگر یہ اسرٹ نہیں کریں گے تو ان کی پوزیشن جو ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گی اور امریکہ کے لیے زیادہ اپورچونٹیز پیدا ہوں گی، اسی لیے روس نے اور چائنا نے یہ موقف اختیار کیا ہے۔ لیکن روس کی سچویشن یہ ہے کہ روس اس ٹائم جنگ میں ہوا ہے اور ہم نے دیکھا کہ وہ اپنے سب سے قریبی اتحادی بشار الاسد کو مہدی صاحب ایک بار آپ کی آواز ذرا ٹھیک طرح سے ہم تک نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ڈپلومیٹکلی بالکل وہ ایران کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اچھا یہاں جو یورپی ممالک نے مہدی صاحب جو موقف اپنایا ہے وہ بڑا یعنی ڈھٹائی والا ہے کہ اسرائیل کے حملوں کو اس کا دفاعی حق بھی قرار دیا، حتیٰ کہ جرمنی بیچ میں یہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے جو ہے وہ ہم ایٹمی اثاث سے تباہ کر دیں گے، لیکن ایسی چیز جو کہ اسٹیبلش ہی نہیں ہوئی اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم تباہ کر دیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یورپ کا اس میں کیا رول ہے؟ چین اور روس کو تو ہم نے دیکھ لیا، یورپ کے بارے میں دیکھیے تمام سے زیادہ یہ ہے کہ دیکھیے جرمنی ابھی تک دنیا کے ان ملکوں میں سے ہے جہاں پر ہولوکاسٹ کے اوپر بات ہی نہیں کی جا سکتی، اور جرمنی نے یہ ایکسپٹ کر لیا ہے کہ ان کے ہٹلر نے جو تھا وہ بڑی بری طرح یہودیوں کو مارا تھا، اور وہ آج والے دن بھی، جبکہ امریکہ کے اندر آپ ہولوکاسٹ پہ بات کر سکتے ہیں لیکن جرمنی میں نہیں کر سکتے، تو جرمنی کا موقف جو ہے وہ ہمیشہ سے تھوڑا سا مختلف رہا ہے۔ لیکن آپ نے ایک چیز نوٹ کی ہوگی کہ فرانس کے صدر نے کل یہ کہا ہے کہ اس طرح رجیم کو تبدیل کرنا یہ کوئی بہتر فیصلہ نہیں ہوا، اور انہوں نے اس کی مثال جو ہے وہ لیبیا کی شکل میں دی ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یورپ کے بھی جو دو بڑے ملک ہیں جو یورپی یونین کو چلاتے ہیں ان کے اندر بھی جو ہے وہ ایک اختلاف جو ہے موجود ہے، اور ہم نے فلسطین کے معاملے میں بھی دیکھا کہ اسپین وغیرہ کی صورتحال مختلف تھی نسبتاً جرمنی کے اور باقی ملکوں کے، تو یورپی یونین کے اندر بھی جو ہے وہ پبلک تو جو ہے وہ اسرائیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن حکومت امریکہ کی وجہ سے اسرائیل کے ساتھ کھڑی۔ صحیح۔ اچھا مہدی صاحب، یہاں ایک اور بات میں آپ سے ایک خدشے کا اظہار کرنا چاہ رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر آپ اپنی رائے دیں۔ خدا نہ خواستہ کیا ہم مستقبل میں کوئی ایسی صورتحال تو بنتے نہیں دیکھ رہے جیسی خدا نہ خواستہ لیبیا میں ہوئی تھی یا عراق میں ہوئی تھی یا جس طرح کا میسکر افغانستان میں ہوا؟ کیا ہم ویسی صورتحال تو خدا نہ خواستہ بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہے ایران میں؟ ان کی پوری خواہش ہے اور وہ پوری طرح یہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح جو ہے وہ سول وار ایران اس کی پوری کوشش کی، اور ہم نے دیکھا کہ نیتن یاہو نے ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا کہ ہم آپ کے اور آپ پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ سابق بادشاہ جو تھے ان کے جو بیٹے ہیں وہ بھی بہت ایکٹیولی یہ کوشش ہونے کا
ठीक है मोहम्मद मेहदी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। माहिर बैन अल-अक़वामी उमर हमारे साथ लाइन पे मौजूद थे और उनकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पा रही। हम चाहेंगे कि हम एक बार फिर उनसे रब्ता करने की कोशिश करें। मोहम्मद मेहदी साहब जो हैं वो इस वक्त बात कर रहे थे कि खुदा न खास्ता ईरान जो है उस तरह का बैटल फील्ड तो नहीं बनने जा रहा है जैसे इससे पहले हमने इराक़ में बनते देखा या ट्यूनिस में, या जिस तरीके से इजिप्ट में, या फिर जिस तरीके से हमने लीबिया में होते देखा। इस वक्त एक बड़ा खदशा एक ये भी है, लेकिन जो सूरत हाल ईरान की है, जो ग्राउंड रियलिटी है, वो बहुत मुख्तलिफ है, क्योंकि ईरानी कौम जो है वो एक सख्त कौम परस्त एक नेशन है और उनका अपने ऊपर, अपने सिस्टम के ऊपर बड़ा भरोसा है। गो कि ये बात ज़रूर है कि वहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ जो है वो एक आज़ाद ख्याल तबका ज़रूर है, लेकिन इसके बावजूद वो अपने कौम के लिए और ईरान के लिए ख़ास तौर पर वो बहुत सख्त मुत्तहिद भी हैं। और यहाँ ये भी कहा गया है हिज़्ब इख्तिलाफ की जानिब से कि अगर हमें कोई ऐसी ताकत हमें सपोर्ट करने की कोशिश करती है जो कि हमें लॉन्ग रन में नज़र आता है कि वो मुसलमानों के ख़िलाफ़ है, तो हम उसके किसी तरह की हम उससे मदद हासिल नहीं करेंगे। यानी साथ साथ हम आपको बताएं कि ऐसे ही यूरोप में भी अवाम और सिविल सोसाइटी का एक बड़ा तबका इसराइल के ख़िलाफ़ और फ़लस्तीनी और ईरानी मौक़िफ़ के साथ हम आहंग होता जा रहा है। यूरोप का जो अवामी हल्के हैं वहाँ आवाज़ें गूंज रही हैं जो कि उनके हुक्मरानों से मुख्तलिफ हैं। फ्रांस का ये कहना है कि रिजीम चेंज से कुछ नहीं होगा, और जर्मनी का ये कहना है कि हम ईरान के जौहरी प्रोग्राम को मुकम्मल तबाही की तरफ ले जाएंगे अगर उसने इसराइल वाले मामले में अपने कदम पीछे नहीं हटाए। लेकिन ये एक सवाल है कि उन कौमों से जो आज़ाद कौम अपने आप को कहती हैं, अगर उन पर कोई दूसरी कौम जारहियत करती है तो क्या वो अपने कदम पीछे हटा लेते हैं? ऐसा हमने कई बार देखा है कि एक छोटा मुल्क एक बड़े मुल्क के सामने खड़ा हो गया और वो बार बार, शुरू में तो उसको शायद बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, लेकिन हमने बड़ी आलमी क़ुव्वतों को छोटे छोटे मुल्कों से, वियतनाम से अमेरिका को, ग्वाटेमाला में, इसके अलावा जनूबी कोरिया में, इसके अलावा अफ़गानिस्तान में हमने देखा कि अमेरिका जैसी बड़ी ताकत को एक भारी नुकसान के बाद बग़ैर किसी बड़ी कामयाबी के वहाँ से वापस आना पड़ा। इस तरह की सूरत हाल का सामना अगर इसराइल को ईरान के मामले में अगर होता है तो ईरान के पास क्या ऑप्शंस होते हैं, इसराइल के पास क्या ऑप्शंस होते हैं? क्योंकि इसराइल तीन तरफ से अरब मुल्कों में घिरा हुआ है और एक तरफ उसके यूरोप है और यूरोप जाने का रास्ता भी तुर्की से होकर जाता है। तो क्या इसराइल के ऑप्शंस इस वक्त वही हैं जो अमेरिका के हैं या उससे हटकर हैं? ये एक बहुत अहम सवाल है। और दूसरी बात ये कि अमेरिका अगर ईरान के साथ बराह रास्त किसी जंग में इंगेज होता है तो उसके आसपास मुल्कों में, अरब ममालिक में ख़ासकर जो उसके अड्डे हैं, क्या वो इस्तेमाल किए जा सकते हैं? ख़ासकर उस वक्त जब अरब दुनिया ये कह रही है कि इसराइल जो है वो जारह है और ईरान को अपने दिफा का हक़ हासिल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या अमेरिका उन ममालिक को उनके मुल्कों में, उनकी ज़मीन पर मौजूद जो अड्डे हैं उनको इस्तेमाल कर सकता है? या जो नया एयरक्राफ्ट कैरियर जो ख़त्ते में इस वक्त लॉन्च किया जा रहा है, जो साथ में रखा जा रहा है, उसके बाद सूरत हाल क्या होती है? कहा जा रहा है ईरान गैर मशरूत तौर पर हथियार डाल दे वरना बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ईरान को संगीन नताइज की धमकी दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका ईरान की जौहरी तंसीबात पर हमला करेगा या नहीं अभी कुछ नहीं कह सकता। अमेरिकी सदर ने दावा किया था कि ईरान हमलों से परेशान है इसलिए मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। उन्होंने ये दावा भी किया था कि ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म की जा चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि ईरान को 2 हफ्ते कबल बात करनी चाहिए थी। उनका मजीद क्या कहना था आप भी देखिए। Two very simple words, a very simple, unconditional surrender. That means I've had it. Okay, I've had it. I give up. No more. Then we go blow up all the, all the nuclear stuff that's all over the place there. No, they had bad intentions. For 40 years they've been saying death to America, death to Israel, death to anybody else that they didn't like. I wouldn't say that we won anything yet. I would say that we sure as hell made a lot of progress, and we'll see. The next week is going to be very big, maybe less than a week, maybe less. But is there anybody here that said it would be okay to have a hostile, very, zealots really, but to have a hostile country have a nuclear weapon that could destroy 25 miles, but much more than that, could destroy other nations just by the breeze blowing the dust. That dust blows to other nations and they get decimated. This is just not a threat you can have. And we've been threatened by Iran for many years.
You know, if you go back and look at my history, if you go back 15 years, I was saying we cannot let Iran get a nuclear weapon. I've been saying it for a long time, and I mean it more now than I ever meant it. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की गुफ्तगू आपने सुनी। उनका कहना है कि ईरान की दिफाई सलाहियत ख़त्म की जा चुकी है और ईरान जो है हथियार डाल दे और अब देर हो चुकी है, बातचीत अब मुज़ाकरात में कोई कुछ अब दम नहीं रहा, बातचीत न की जाए। लेकिन ये वो इसी दौरान वो ये भी कहते हैं कि अगर रूस इस मामले में बीच बचाव कराता है, अगर सालिसी करता है, तो इसको हम खैर मकदम करेंगे, यानी इसको वेलकम करेंगे। दूसरी जानिब ईरान क्या कहता है? अमेरिका हथियार डालने की धमकियां किसी और को दे, ईरानी डरने वाले नहीं हैं। दुनिया जानती है हम धमकियों का जवाब कैसे देते हैं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई अमेरिका को तुर्की ब तुर्की जवाब देते हुए कहते हैं, ईरानी कौम से खिताब करते हुए, कि इसराइल को मुजरिमाना इक़दामात की सज़ा मिलेगी, साहियूनी हुकूमत को अपने इक़दामात का खमियाजा भुगतना पड़ेगा। अमेरिका ने हमला किया तो उसके संगीन नताइज होंगे, अमेरिकी मदाखलत का भरपूर जवाब दिया जाएगा। जंग हो या अमन, अगर किसी को मुसल्लत करने की कोशिश की गई तो हम कबूल नहीं करेंगे। दुश्मन मुस्लिम ममालिक में फूट डालने की कोशिश कर रहा है, शोहदा के खून और अपनी सरजमीन पर हमले माफ़ नहीं करेंगे। अमेरिका जान ले, ईरान हथियार नहीं डालेगा। ये बात की है ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनाई ने। यहाँ हम आपको बताएं कि ईरान को जो पहला नुकसान हुआ था वो अपने अंदर के लोगों से हुआ। जो ये बात 2-3 दिन के बाद सामने आई कि ईरान के जो अंदर लोग मौजूद थे, जिन्होंने गद्दारी की, जिन्होंने मुखबरियाँ की, जिन्होंने इतलात दी अमेरिका को, इसराइल को, यहाँ ये बात काबिल गौर है कि इसमें कौन सबसे बड़ा हथियार था उनका? इंडिया, भारत वो हथियार था जिसने इस ईरान से दोस्ती के बहाने वहाँ अपने लोगों को इन्फिल्टर किया और उनसे दोस्तियाँ बढ़ाने के बाद, और वही लोग थे जिन्होंने ईरान की पूरी फर्स्ट ईयर जो क़यादत थी उसको, उसके ख़ात्मे में इंतहाई अहम किरदार अदा किया। वेलकम बैक। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जल्द ही एटम बम बनाने के दावे 3 दहाइयों से कर रहे हैं, लेकिन 33 साल गुजरने के बावजूद ये दावे सच साबित ना हो सके। क्या ईरान वाकई एटमी क़ुव्वत बनने जा रहा है? इस पर एक रिपोर्ट देखते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तौर पर जौहरी प्रोग्राम पर काम कर रहा है। बहुत जल्द ईरान एक नई मुस्लिम एटमी कुव्वत बनकर दुनिया के सामने आएगा। इसराइल 3 दिहाइयों से दावा करते आ रहा है कि ईरान जौहरी कुव्वत बनने जा रहा है, लेकिन वाज़ेह तौर पर सबूत पेश नहीं कर सका। इसराइली हमलों के नतीजे में न सिर्फ ईरान के यूरेनियम अफजोदगी के प्लांट को नुकसान पहुंचा, बल्कि कई जौहरी साइंसदान भी मारे जा चुके। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने दावा किया कि ईरानी एटमी ताकत को रोकने के लिए और इसराइल की बका को यकीनी बनाने के लिए ईरान पर हमला किया। ईरान 1 साल या फिर कुछ माह में एटमी कुव्वत बन सकता है। इसराइली फौज का मानना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात के मुताबिक ईरानी हुकूमत ने एटम बम बनाने के लिए जरूरी हथियारों की तैयारी में पेशरफ्त की है। इसमें यूरेनियम मेटल कोर और न्यूक्लियर धमाके करने के लिए जरूरी न्यूट्रॉन सर्विस इनिशिएटर शामिल हैं। अब्बास इराक़ची ने इसकी तरदीद करते हुए कहा कि ईरान जौहरी हथियार बनाने में कोई दिलचस्पी नहीं रखता। नतन्स में वाक़िया यूरेनियम अफजोदगी का मरकज आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के ज़ेर निगरानी चल रहा था। अमेरिकी इदारे आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन की डायरेक्टर कैलिस डेवनपोर्ट का कहना है कि इसराइली वजीर आजम ने ईरान के जौहरी हथियार बनाने से मुताल्लिक अब तक कोई ठोस शवाहिद पेश नहीं किए। The IC continues to assess that Iran is not building a nuclear weapon, and Supreme Leader Khamenei has not authorized the nuclear weapons program that he suspended in 2003. अब्बास इराक़ची भी कह चुके हैं कि नेतन्याहू ने अमरीकी सदूर को तकरीबन 3 दिहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। नेतन्याहू अब एक और अमरीकी सदर को इस्तेमाल कर रहा है। इसराइल पिछली 3 दहाइयों से यह दावे कर रहा है कि ईरान के पास एटमी बम मौजूद है। यहाँ एक इंतहाई अहम बात यह है, इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात इस मामले में यह है कि NPT जो जौहरी आदम फैलाव का जो मुआहदा है, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो है, उस पर इसराइल ने आज तक दस्तखत नहीं किए। लेकिन ईरान उसका न सिर्फ ये कि दस्तखत शुदा मेंबर है, बल्कि वो IAEA के मेंबरान को कई मरतबा अपनी जो तनसीबात हैं उनके विजिट भी करा चुका है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं बाबर अलाउद्दीन साहब, दिफाई तहज़ीहकार, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर।
वालेकुम अस्सलाम जनाब। बाबर अलाउद्दीन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फरमाएगा कि इसराइल तो बार बार ये पिछले 30 साल से वो ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि ईरान के पास एटमी ताकत है, और बाज हल्के भी इस वक्त ये कह रहे हैं कि ईरान की इस वक्त पोजीशन ऐसी है कि वो किसी वक्त भी एटमी मिसाइल या एटमी बम जो है वो ऐसे जो कि मिसाइल पर माउंट हो सकें उसको प्रिपेयर करने की पोजीशन में होगा। इत्तलात तो एक अलग बात है और ज़राए की बात तो अलग है, लेकिन क्या अगर उसके पास ऐसी ताकत है तो क्या वो इसको इस्तेमाल करने की पोजीशन में इस वक्त है, या वो इस वक्त इस्तेमाल करना नहीं चाहता जैसे पाकिस्तान नहीं करना चाहता था? ये पाकिस्तान की ईरान की सिचुएशन डिफरेंट है। अगर तो उसके पास ऐसी सलाहियत है तो मेरा ख्याल है तो ये उसके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा कि दुनिया को बताना। ईरान की डू और डाई की सिचुएशन है, ईरान अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और ईरानियन उसको इस तरीके से ये डिफीट नहीं कर सकते, ये भी एक फैक्ट है। लेकिन ये भी हकीकत है कि ईरान के पास अगर कुछ सलाहियत है किसी भी किस्म की तो ये भी नहीं कर सकता कि अपने मुल्क को इस तरीके से वो तबाह होता देख ले, और अगर उनके पास कुछ सलाहियत है तो उसको इस्तेमाल ना करे। अगर उसको जस्टिफिकेशन है तो जस्टिफिकेशन भी इसी वक्त है, इससे बड़ी जस्टिफिकेशन उनके पास कोई हो ही नहीं सकती। उनके लिए ज़ाहिर जिंदगी और मौत का ये एक सिचुएशन बनी हुई है। ईरान के ऊपर जिस तरीके से इसराइल वहशियाना तरीके से हमले कर रहा है, तो ईरानियंस का रिएक्शन जो है उसने इसराइल की भी काफी हद तक तबीयत को साफ कर दिया है। वो इसराइली ये समझ नहीं रहे थे कि इस ईरान इस तरह से रिएक्ट करेगा, और ईरान ने अभी तक सुपरसोनिक जो उनके मिसाइल जो उनका भी इस्तेमाल उन्होंने किया नहीं। आई थिंक ईरान इंटेलिजेंटली इसराइल के खिलाफ रिटेलिएट कर रहे हैं, एक लंबी जंग की तरफ इनको ले जाना चाहते हैं। लंबी जंग ईरान को सूट करती है, इसराइल और अमेरिका को बिल्कुल भी सूट नहीं करती, क्योंकि इसराइल का वॉर स्टेमिना उतना नहीं है जितना ईरान का है। इसराइल एक छोटा मुल्क है, उसके स्टेक्स ज्यादा है, उसके 4-5 बड़े बड़े शहर हैं, और जितनी तबाही ईरानी उसने अभी लिमिटेड मिसाइल के साथ वहां पर की है, अगर जंग आगे बढ़ती है तो आप अंदाजा कर लेंगे क्या कुछ होगा। तो अगर तो ईरान के पास कुछ सलाहियत है अपने सेल्फ डिफेंस में उसने इस्तेमाल करना है, तो मेरा ख्याल ये आज का वक्त या और 2-4 दिन 5 दिन हफ्ते के बाद जो सिचुएशन रब्त हो सकती है, इससे बेहतर फिर अपॉर्चुनिटी उनके पास कोई होगी नहीं, क्योंकि आप जो कुछ भी अपने दफा के लिए होता है और वो दफा के लिए आपके डिटेरेंस जो है विजिबल डिटेरेंस होनी चाहिए, छुपी हुई डिटेरेंस को कोई नहीं मानता। तो इसलिए मैं समझता हूँ बड़ा क्रिटिकल टाइम है ईरानी लीडरशिप के लिए भी इस तरह के डिसीजन लेना। बट अभी तक तो ये क्या सलाहियत ही है, ईरान के पास कैसी ऐसी सलाहियत है, हकायक या हकीकत पर मबनी बात उससे नहीं की जा सकती जब तक हकीकत सामने नहीं आ सकते। जो बात होगी वो इस तरह के अजम्पशंस के ऊपर ही होगी। अजम्पशन को मद्देनजर रखते हुए जरूर ये कहूंगा कि इस तरह की कोई कैपेबिलिटी अगर उन्होंने यूज करनी है तो डेफिनेटली फिर यही टाइम है उसको यूज करने का। तो वो जंग जो आगे बढ़ती है उसमें डेफिनेटली नुकसान तो सबका होता है। मे भी एक ये भी रीजन हो, दूसरा ये भी हो कि अगर अमेरिका बराह रास्त जंग में शामिल होता है तो वो वक्त ऐसा होगा जिस वक्त ईरान अगर उसके पास कोई कैपेबिलिटी यूज करे, क्योंकि इस तरह की कैपेबिलिटी को यूज करने के फिर असरात डिफरेंट होंगे। जंग का टोटल ओवरऑल सिनेरियो बदल जाएगा, और उसमें फिर दूसरी जो चंद एक इम्पोर्टेंट ताकतें हैं, आलमी ताकतें जिनका खित्ते में इंटरेस्ट है, वो भी किसी न किसी हवाले से बीच में आ सकते हैं। तो वो डेफिनेटली काफी एक क्रिटिकल टाइम होगा। फिलहाल तो जिस तरीके से हवाई हमले हो रहे हैं, इसराइल ईरान पे कर रहा है, ईरान मिसाइल अटैक कर रहा है, उससे तो यही लगता है कि ईरान कम से कम अभी थकने वाला नहीं है, इसराइल को थकाना चाहते हैं। बाबर साहब, यहाँ मैं चाहूंगा कि एक और बात की जाने में आपकी तवज्जो लाना चाहूंगा ताकि आप उसको भी ऐड कर लें। प्रोसीजर अगर आप देखें थोड़ा सा, अगर चंद साल पीछे जाएं तो लीबिया में भी और इराक में भी यही किया गया, पहले हमला किया गया और उसके बाद किसी भी बहाने से, और उसके बाद फिर रेजीम चेंज की बात की गई, कुछ ममालिक एक तरफ हुए, कुछ ममालिक दूसरी तरफ हुए, कहा गया कि रेजीम चेंज होने के बावजूद ये एक लंबी वॉर होगी, लेकिन उसके बाद सूरत हाल उन मुल्कों की बहुत तबाह हो गई। लीबिया का हमने हाल देखा और हमने इराक का भी हाल देखा। क्या आप खुदा न खास्ता ईरान को इस सिचुएशन में फंसता देख रहे हैं? इराक और लीबिया डिफरेंट कंट्रीज से, ईरान डिफरेंट कंट्री है। सही। आपको पता है ईरान की जो तहजीब है बहुत पुरानी है, इनकी अपनी एक हिस्ट्री है। लीबिया और इराक में जो रूलर्स थे वो ज़ाहिर है सद्दाम हुसैन या मोहम्मद कज़ाफी, वो उनको दुनिया डिक्टेटर कहती है, वो इलेक्टेड रूलर्स नहीं थे। ईरान में बहरहाल जमहूरियत है, ईरानी इनकलाब ने दुनिया के तमाम तर चैलेंजेस के बावजूद सर्वाइव किया है। आयतुल्लाह खामनी के गिर्द ईरान की पूरी पॉलिसी, गवर्नेंस, गवर्नमेंट, हर चीज उनके गिर्द गर्दिश करती है।
जिसमें कोई शक नहीं कि वो गैर मुतनाज़ा ईरान के सुप्रीम लीडर हैं। तो ये कंडीशन लीबिया और इराक में नहीं थी, और ईरानियंस वहाँ पर डिफरेंट किस्म के एक उनकी जो गवर्नमेंट है उसकी बेस डिफरेंट है, और चूंकि वहाँ पर इलेक्शंस होते रहे ईरान में, कभी इलेक्शंस में वहाँ पर वक्फा नहीं आया, तो ईरान की जो गवर्नमेंट है, जो रजीम है, हम ये कह सकते हैं उसको पब्लिक सपोर्ट भी हासिल है। तो जहाँ पर पब्लिक सपोर्ट हो वहाँ पर रजीम चेंज इतना आसान नहीं होता, जबकि ऑन दी अदर हैंड इराक में या शाम में या फॉर दैट मैटर लीबिया में पॉपुलरली इलेक्टेड गवर्नमेंट्स नहीं थी, इसलिए वहाँ पर उनके रजीम चेंज करना आसान हो गया। और फिर ईरान एक बहुत बड़ा मुल्क है, वो इतने बड़े ममालिक भी नहीं थे। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कहूँगा ईरान का उनके साथ मुआवजा नहीं किया जा सकता। ईरान एक डिफरेंट मुल्क है, हालात यहाँ के डिफरेंट है, लोगों का तर्ज जिंदगी यहाँ पर मुख्तलिफ है, यहाँ पर रिलीजियस मोटिवेशन बहुत ज्यादा है, जो कि उन ममालिक में डेफिनेटली हमें नजर नहीं आती। सही। अच्छा, यहाँ एक बात और काबिल गौर है कि इराक और लीबिया में जो आपने जो तज्जिया किया है, बिलाशुबा बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी यही थी, लेकिन इसमें एक बात और भी काबिल गौर है कि इस वक्त की सिचुएशन ये है कि चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े हैं, और जो इस्लामी ममालिक हैं, गो के उनमें से बहुत से मुल्क ऐसे हैं जो कि माशी ताकत भी हैं, लेकिन उनके यहाँ जो है वो बड़ी ताकतों के फौजी अड्डे, अमेरिका के फौजी अड्डे भी वहाँ मौजूद हैं, तो लेकिन वो उसके बावजूद ईरान की हिमायत कर रहे हैं, ज़बानी ही सही। तो क्या ये बाद में आगे बढ़कर किसी अमली इत्तेहाद की जानिब बढ़ सकती है बात? जी, अमली इत्तेहाद की जानिब भी बात बढ़ सकती है, इसमें इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल मौजूद है। और जहाँ तक इस चीज का तल्लक है लीबिया और इराक के ऊपर, देखें वहाँ पर एक अनफॉर्चुनेट चीज और भी थी कि लीबिया के ऊपर मोहम्मद कज़ाफी भी, और इराक के जो सद्दाम हुसैन थे, उनकी ओवरऑल मुस्लिम उम्मा में भी बहुत ज्यादा गुडविल उस टाइम पे नहीं थी, उनका अपना तर्ज हुकूमत डिफरेंट था बिल्कुल। ईरान में ये चीज नहीं है। ईरान ने बावजूद इसके, ईरान एक शिया डोमिनेटेड स्टेट है, ओवरऑल मुस्लिम ममालिक में 2-3 ममालिक के अलावा बाय एंड लार्ज एक अहमियत है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, जहाँ जहाँ हमारी शिया आबादी रहती है, वो साइजेबल पॉपुलेशन है, चाहे वो पाकिस्तान है और दुनिया के। फिलहाल सूरत हाल ऐसी बनती नजर नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया बाबर अलाउद्दीन साहब आपके वक्त का। ईरान आज मशरक़ का मुहाफ़िज़ और अवामी उमंगों का तर्जुमान और साम्राज्यी नज़्म दुनिया के खिलाफ अलम बुलंद करने वाली क़ुव्वत है। चीन, रूस, अरब दुनिया और अब आलमी अवामी ज़मीर सब ईरान के पीछे खड़े होते जा रहे हैं। शायद यही वो कैफियत है जिसका तस्वुर कभी अल्लामा इक़बाल ने पेश किया था, जहाँ उन्होंने कहा था कि तेहरान हो मशरक़ का जनीवा, शायद कुर्रा अर्ज़ की तकदीर बदल जाए। आज के लिए इतना ही, देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।